मैं डॉक्टर बेबी कुमारी, सहायक प्राध्यापक, किसान कॉलेज सोसरा, नालंदा। हमारे पत्र का विषय है रामचरितमानस, भारतीय संस्कृति का महाअभियान। आज आदरणीय मंच सभागार में उपस्थित प्राध्यापक एवं शोधार्थीगण, आज हम लोग 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। मैं चूँकि समय कम है इसलिए पूरा पेपर पढ़ना संभव नहीं है, तो मैं मुख्य बातों पर अपना प्रकाश डालती हूँ। पहला तो यह है कि इस विषय को मैंने चुना क्यों। यह तो बहुत पुराना विषय है, रामचरितमानस सदियों से, ये 16वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है। इसको हम लोग पढ़ते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो फिर आज इसकी क्या आवश्यकता है। तो हम लोग मैं पहले इस पर फोकस करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में आज का जो युग है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का युग है, बाजारवाद का बोलबाला है, और हम लोग इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो हमारी संस्कृति पर पड़ा है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एक सामाजिक संस्कृति है, जिसमें विविध संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। आर्य, अनार्य, आग्नेय, द्रविड़, डच, हून, शक, यवन, मुस्लिम, सारी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति की यह विशेषता रही है कि विविध संस्कृतियों को वह अपने में समाहित करती रही है। तो फिर आज उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो इस पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि वैश्वीकरण के इस दौर में जब विविध संस्कृतियाँ संपर्क में आ रही हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, भारतीय संस्कृति के स्वरूप में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। बाजारवाद और सूचनाओं के अंतर्जाल के कारण लोकमानस और लोक आचार बदल रहे हैं। हमारी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं परिवर्तित हो रही हैं। हम धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। नई पीढ़ी अपनी संस्कृति के उस महत्तम अंश को भूलती जा रही है जिसने हमें वैश्विक पहचान दिलाई। वे आचार विचार और जीवन मूल्य आज बेमाने होते जा रहे हैं, जिनके कारण हमारी संस्कृति महनीय और पूजनीय रही है। आज हमारे सामने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर विचार विमर्श और चिंतन मनन करें, वैश्विक संस्कृति के आदर्शों को स्वीकार करें, किंतु अपने संस्कृति के मूल तत्वों को भी जीवित रखें। हम जानते हैं कि वैश्विक हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वह वैश्विक स्थिति पर आज पल्लवित पुष्पित हो रही है। लेकिन उसे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा जिस ग्रंथ का योगदान रहा है वह है रामचरितमानस। हमारे यहाँ से जो लोग भारत से बाहर गए, चाहे गिरमिटिया बनकर गए या रोजगार के लिए गए, जहाँ भी गए अपने साथ रामचरितमानस ले गए, और रामचरितमानस के जरिए हमारी संस्कृति वहाँ तक पहुँची और आज भी हमारी संस्कृति वहाँ फल फूल रही है, पूरे विकास की ओर अग्रसर है। और आज भी हमारे पूरा विश्व हमारी संस्कृति के आगे कहीं ना कहीं झुकती है। तो यह जो रामचरितमानस है, इसका जो मूल ध्येय है, हमारे इस पत्र का जो मूल उद्देश्य है वह है कि आज जो वर्तमान समय में हमारा जो मानवीय संबंध छिपता जा रहा है, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो या गुरु शिष्य का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, ये संबंध वर्तमान समय में छिपते जा रहे हैं। उनके देखते हैं हम कि हम अपने माता पिता जो हमारे मातृधर्म पितृधर्म या मातृ ऋण पितृ ऋण की बात की जाती रही है, वो सब आज बेमाने होते जा रहे हैं। आज जब हमारे बड़े बुजुर्ग वृद्ध हो जाते हैं तो हम उन्हें या तो अपने घर में अकेले छोड़ देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। अच्छा मैं बस छोड़ देंगे। तो ऐसे समय में हम अपने, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वह संस्कृति से परिचित नहीं हो रही है। आज
कि कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले माता पिता के पास समय नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान दे, और इसलिए उन्हें हमारे यहाँ की क्या संस्कृति रही है, क्या परंपरा रही है, उससे वो अवगत ही नहीं होते। तो परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज छात्र और शिष्य का जो संबंध है वह भी आए दिन अखबार में यह घटनाएं छपती रहती है कि अमुक छात्रों ने अमुक शिक्षक का सर फोड़ दिया, उसके साथ अपमानजनक और आपत्तिजनक व्यवहार किया। तो गुरु शिष्य संबंध, इसलिए हम भारत यहाँ जो तो रामचरितमानस यह 7 कांडों में लिखा गया है। दरअसल के 7 कांड भारतीय संस्कृति के 7 स्वरूप को सामने लाते हैं। इसके विविध पात्रों के माध्यम से तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति के विविध आदर्शों और जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया है। अब एक उदाहरण मैं दूंगी, सिर्फ रामचरितमानस के बालकांड का यह उदाहरण है। इसमें चूंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति रही है संयुक्त परिवार की, लेकिन आज संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट गया है, और एकल परिवार भी अब एकल परिवार नहीं, सिंगल पेरेंट्स एकल अभिभावक में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे दौर में जो घर में जो संस्कृति की पाठशाला होती है वह घर होती है। हम घर में ही संस्कृति सीखते हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था तो उसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची होते थे, जिससे हम अनायास उनसे संस्कृति सीखते ही रहते थे या रहते हैं। लेकिन जब बच्चे अकेले अपने घर में रहेंगे, नैनी के साथ रहेंगे, दाई के साथ रहेंगे, तो संस्कृतियाँ कहाँ से सीख पाएंगे। मैं इस चीज को ही इसमें दिखाने का प्रयास की, और इसमें मैं एक उदाहरण दी हूँ कि जब विश्वामित्र आते हैं राम को लेने के लिए, हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हैं। तो विश्वामित्र जब लेने आते हैं तो राम भी अपने पिताजी का पैर छूते हैं, घर जाके अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं और पुनः प्रस्थान करते हैं। सौंप भूप बड़ी सही सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय परसीस। और उसके बाद फिर वह उनके साथ प्रस्थान करते हैं। तो यह सब संस्कृतियाँ धीरे धीरे हमारे समाज से ये संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। आज कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले माता पिता के पास इतना समय ही नहीं है कि वे अपने बच्चों को यह सब सिखाएं। उसके बाद हमारे यहाँ गुरु के सम्मान की बात होती रही है, नारियों के सम्मान की बात होती रही है। आधुनिक युग में स्त्री विमर्श और स्त्री सशक्तिकरण पर हम जितना भी बहस कर ले, किंतु सच्चाई यह है कि हमारे समाज में स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का आंकड़ा है कि 2021 में बलात्कार की संख्या 24,927 थी, जो 2021 में बढ़कर 3,14,677 तक पहुंच गए, और 2011 में अपहरण के 56,015 मामले दर्ज हुए, जो 2021 में 1,41,042 तक पहुंच गए। यह आंकड़ा यह दिखाता है कि हमारे समाज का निरंतर चारित्रिक पतन हो रहा है, और इसे रोकने का एक जरिया रामचरितमानस भी बन सकता है। अब मैं उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति की मूल बातें, मानवतावाद, सर्वभूतिवाद, विश्व बंधुत्व की भावना, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें एक बार पुनः रामचरितमानस को पढ़ना होगा, उसमें बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। और प्रकृति के प्रति हमारी प्रकृति शुरू से ही हम संवेदनशील रहे हैं, तो इसमें प्रकृति के प्रति भी अत्यंत ही मानव और प्रकृति के घनिष्ठ और घनिष्ठ संबंध को समझना है, तो इसके लिए भी हमें रामचरितमानस को पढ़ना होगा। अब मैं लास्ट में अंतिम निष्कर्ष बोल देती हूँ। एक है कि भारत संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति है। यहाँ पर्व त्योहार रस्म और रिवाज पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य आदि भारतीय संस्कृति की उत्सव धर्मिता के परिणाम है। ये उत्सव राम जन्मोत्सव और विवाह के समय चरम पर होते हैं, किंतु आज वर्तमान समय में आदमी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह इन उत्सवों में सम्मिलित हो और
अपने आप को खुश करे, उमंग से भरे। इसलिए आज हम कई तरह की मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में खुशी और उत्साह लौटाने के लिए हमें उत्सवधर्मी बनना पड़ेगा। अब मैं निष्कर्ष बता देती हूँ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि हमें किसी एक ग्रंथ में भारतीय संस्कृति की संपूर्ण झलक देखनी हो तो वह ग्रंथ है रामचरितमानस। यह ग्रंथ न सिर्फ बड़े बूढ़े को धार्मिक संबल प्रदान करता है अपितु नई पीढ़ी का चरित्र निर्माण भी करता है। इसके जीवन मूल्य और नैतिक आदर्श सामाजिक उन्मुखीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए यह भारतीय संस्कृति का महान बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो कि आपने रामचरितमानस अगले प्रतिभागी के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा कौशल कुमार हैं। कौशल कुमार, तो आपका विषय चलो ना बताएं, लिख लेना। चलिए कौशल आप ही हैं। कौशल कुमार आप आइए और अपना शोध प्रस्तुत। हेड साहब क्या इस पहले कराना जल्दी ले सरपंच में नहीं सही बता दो। हमारा मेज तक निकाल ले बाबू। आदरणीय गुरुवर स्वागत करना हूँ। सही पाठन स्वागत करना हूँ। मैं वो सवाल नहीं आदरणीय गुरुवर स्वागत करना हूँ। हम सभी सहपाठियों को भी स्वागत करना हूँ। मैं तो कुछ टॉपिक नहीं बनाया था, लेकिन आज कुछ छोटा सा टॉपिक बनाया हूँ। दलित साहित्य के बारे में मैं बनाया हूँ। सही बता दो। हिंदी साहित्य में दलित साहित्यों का उत्थान। साहित्यकारों का उत्थान। हिंदी साहित्य में चलो फिर टॉपिक तुम्हारा चुन देंगे। बोलो बोलो बोलो। साहस की और बड़ी बात है। बोलो। आज़ादी के पूर्व में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ईला देवी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ते हुए 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। उनका भी आज इतिहास दबा हुआ है। महावीरी देवी ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। जगदेव प्रसाद जी ने पिछड़े और दलित और शोषितों की आवाज़ उठाए थे। दलित शब्द का मतलब है पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ, जिनका हक छीना गया है। दलितों को भारत में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है। दलित समाज उत्थान में इन महापुरुषों का अहम योगदान रहा है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारी भिलाएँ संविधान भी बनाए। वहीं गुरु घासीदास ने भी वर्ण व्यवस्था पर हमला किया और सतनाम पंथ की भी नींव रखी गई। दलितों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास ये रहे हैं। दलितों को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और कई तरह के अन्य आर्थिक मदद की भी व्यवस्था की गई। इसमें विशेष योजनाएं बनाई गई है, जिसमें दलितों के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए, सामाजिक शिक्षा दिया जाए। कई अन्य प्रकार के लिए सरकार के द्वारा दलितों को उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई, जिससे वो शिक्षा से वंचित नहीं रहें, शिक्षा प्राप्त करके आगे ऊंचाइयों की कद पर आगे तक बढ़। यही मेरा टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं अगले जो प्रतिभागी हैं उनको बुलाना चाहूँगा। अर्चना कुमारी, जिनका टॉपिक है काव्य में सामाजिक भाषा विज्ञान का अध्ययन, सुधार्थी मगध विश्वविद्यालय। आप